Let's go. हेलो जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेज पर। आज हम लोग वापस से बात करने वाले हैं ह्यूमन आई एंड प्रिज्म रिलेटेड न्यूमेरिकल। इसके पहले आपको दो क्लासें दी गई हैं, जिसमें पहले वाले पार्ट में हमने स्फेरिकल मिरर को समझाया था और दूसरे वाले क्लास में हमने लेंस पर न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कोई समस्या नहीं है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक जानना बहुत जरूरी है। तो नेत्र से रिलेटेड न्यूमेरिकल दो ही टाइप के आते हैं जनरली, एक तो निकट दृष्टि दोष और दूसरा दूर दृष्टि दोष। तो आप इमेज देख पा रहे होंगे सामने, और ये मायोपिया है। मायोपिया को हिंदी में कहते हैं निकट दृष्टि दोष, है ना। तो यहां लिख देते हैं निकट दृष्टि दोष, है ना। इसमें होता क्या है, तो आप देख सकते हैं, ये देखो नॉर्मल विजन है, जिसमें जो प्रकाश की रे है वो कलेक्ट होती है जाकर के फोकल पॉइंट, और ये फोकल पॉइंट होता है रेटिना। यानी जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उससे चलने वाली प्रकाश की किरणें हमारे नेत्र की एक परत होती है जिसका नाम रेटिना होता है, उस पर कलेक्ट होती है और वहीं पर उसका इमेज बनता है। ठीक है, अगर नेत्र स्वस्थ है तो, अगर आपको मायोपिया है या कह लें निकट दृष्टि दोष है, तो इस केस में होता क्या है। इस वाली इमेज में आप देख पा रहे होंगे, ये वाला पॉइंट रेटिना है, यानी जो प्रकाश किरण है वो इस वाले पॉइंट पर कलेक्ट हो रही है यहां पर, जबकि इसे जाना चाहिए था यहां पर, है ना। तो इसमें होता क्या है निकट दृष्टि दोष में, कि इमेज बनना चाहिए था रेटिना पर, यानी यहां पर बनना चाहिए था। ये नॉर्मल इमेज है और बन कहा जाता है रेटिना से पहले। तो निकट दृष्टि दोष की पहचान ही ये है कि जो इमेज बनता है वो रेटिना से पहले बन जाता है। ठीक, अच्छा आपको याद होगा जो नेत्र का लेंस होता है वो अभिसारी लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? अभिसारी। तो जाहिर सी बात है कि इन समस्याओं को दूर करने के लिए लेंस का ही यूज किया जाएगा। ठीक, तो आपने पढ़ा होगा निकट दृष्टि दोष में निकट का अच्छा दिखाई देता है बट दूर का अच्छा दिखाई नहीं देता है। अगर आपको दूर का अच्छा देखना है तो जाहिर सी बात है कि ये वाली प्रकाश किरण का जो इमेज है फाइनल वो यहां पर बनना चाहिए, रेटिना पर बनना चाहिए, यानी प्रकाश किरणों को थोड़ा फैला करके उधर जाना चाहिए। आपको याद होगा तो जो अवतल लेंस होता है वो अपसारी होता है, मतलब वो प्रकाश किरणों को फैलाता है। तो हमें अगर आपको इस दोष को दूर करना है तो अपने चश्मे में कौन सा लेंस यूज करना होगा? अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। यहां लिख देते हैं अवतल लेंस। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, अब सभी को याद होगा अवतल लेंस के लिए जो फोकस दूरी लिखते हैं भैया वो निगेटिव लिखते हैं। क्या लिखते हैं? निगेटिव। यहां तक उम्मीद करते हैं किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दूरदृष्टि दोष को, जिसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं दूरदर्शी दोष। इसमें क्या होता है, पीछे वाले की कहानी ठीक उल्टा है। उस वाले में तुमने देखा था कि ये तो नॉर्मल इमेज है, देखो ना नॉर्मल है, नॉर्मल में इमेज कहां बनता है? रेटिना पर। कहां बनता है? रेटिना पर। बट अगर आपको ये वाला दोष है तो इसका जो इमेज होगा वो रेटिना से पीछे बनेगा। ये जो आप येलो वाली पट्टी देख पा रहे हैं ये रेटिना को शो हो रही है, और जो इमेज बन रहा है वो रेटिना से पीछे बन रहा है, रेटिना से पीछे। कोई समस्या तो नहीं है। निकट दृष्टि दोष में जो इमेज बनता है वो रेटिना से पहले बनता है, और दूर दृष्टि दोष में जो इमेज बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है। अच्छा, रेटिना के पीछे किरणें फैल रही हैं तो हमें उन्हें पीछे खींचना है। पीछे खींचने के लिए कलेक्शन होना जरूरी है। कलेक्ट होने के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे? अभिसारी लेंस। अभिसारी नेचर किसका होता है? उत्तल का। यानी इस वाले दोष को दूर करने के लिए हमें चश्मे में जो लेंस लगाना होगा उसका नाम क्या होगा? उत्तल। और उत्तल के लिए आप सभी ने पढ़ रखा है, जो एफ होता है भैया वो पॉजिटिव लिखते हैं। ठीक है, चूंकि यहाँ बात लेंसों की हो रही है तो बेसिक सी बात है कि इसमें जो फार्मूले लगेंगे वो लेंस के ही लगेंगे। 1/f इक्वलेंट 1/v माइनस का 1/u। ये नेत्र वाले जो न्यूमेरिकल है वो बहुत बेसिक रहते हैं, ज्यादा कठिन नहीं। तो इसमें बहुत बेसिक बातें आपको बता देते हैं। देखो, हर बार हर केस में v की वैल्यू भी निगेटिव रहेगी, चाहे वो निकट दृष्टि दोष हो चाहे वो दूर दृष्टि दोष हो, कोई झंझट नहीं, हर बार v निगेटिव ही रखना है और u की वैल्यू भी निगेटिव ही रखनी है। कोई समस्या तो नहीं। बाकी बचा f को हम डिसाइड कर लेंगे किसके अकॉर्डिंग? लेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। तो अगर वो उत्तल लेंस के अकॉर्डिंग होगा तो हम f पॉजिटिव मानेंगे, या अगर आंसर पॉजिटिव आ गया तो हम समझ जाएंगे उत्तल लेंस है। और कई बार लेंस को देख करके आपसे दोष भी पूछ देगा,
अगर लेंस उत्तल आ जाता है यानी फोकस दूरी पॉजिटिव आ जाती है तो आप समझ जाएंगे दोष कौन सा है, दूरदृष्टि दोष। उम्मीद करते हैं बेसिक बातें समझ में आई होंगी। तो वी भी निगेटिव और यू भी निगेटिव। और कुछ खास बातें और सुन लो, कई बार कुछ वैल्यू नहीं दी जाती है, उनके बारे में आपने पढ़ रखा होगा कि स्वस्थ नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है और जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है ना। तो ये बातें भी याद रखनी होती हैं। तो आपको बता देते हैं, निकट दृष्टि दोष में चूंकि निकट का अच्छा दिखाई देता है और दूर का अच्छा दिखाई नहीं देता है, तो इस केस में जो u लिखा जाएगा, u उसकी वैल्यू भैया इनफाइनाइट लिखी जाएगी, माइनस इनफाइनाइट। ठीक है। और बात कर ले अगर दूरदर्शी दोष की, अगर u मिसिंग है उस केस में u की वैल्यू भैया लिखी जाती है -25 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं डेटा सभी बच्चे को याद रहेगा। ठीक है। निकट दृष्टि दोष में अगर बाई चांस किसी सवाल में u मिसिंग है तो उसकी जगह पर हम माइनस इनफाइनाइट का इस्तेमाल कर लेंगे, और अगर दूरदर्शी दोष है और u मिसिंग है देन हम -25 सेंटीमीटर का इस्तेमाल करेंगे। कोई समस्या नहीं है। अच्छा, चूंकि इसमें हम प्रिज्म के भी न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो हम क्यों ना प्रिज्म के भी सूत्र लिख देते हैं। तो प्रिज्म का बहुत सिंपल सूत्र है, स्नेल रूल, n बराबर साइन आई बटे साइन आर से लिखा जाता है इसको, है ना, जिसमें आई की वैल्यू भी आती है, आई की वैल्यू आती है ये a प्लस डेल्टा m बाई 2, और जो r होता है उसकी वैल्यू होती है a बाई 2। ठीक है ना। और कभी कभी पतले प्रिज्म के लिए भी आता है, तो पतले प्रिज्म के लिए जो भैया अल्पतम विचलन लिखा जाता है उसे डेल्टा m से लिखते हैं और इसकी वैल्यू होती है n-1 a। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। और बचे इसमें जो अक्षर उनको बता देते हैं क्या है। देखो, आई आपतन कोण है, आर अपवर्तन कोण है, ए प्रिज्म या अपवर्तक कोण है, जो डेल्टा एम है वो अल्पतम विचलन कोण है। उम्मीद करते हैं बाकी कोई अक्षर में कोई समस्या है नहीं। एन को हमने अपवर्तनांक माना है। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं किसी को कोई समस्या नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं। आज की क्लास में हमने 14 समथिंग न्यूमेरिकल लिए हुए हैं, यानी जितनी पॉसिबिलिटी है हाई स्कूल में उतने सारे न्यूमेरिकल आपको कराए जाएंगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल आप देख पा रहे होंगे 2023 का है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित। याद रखेंगे ऐसे सवालों को पढ़ते समय पहला काम यही क्लियर करना है कि दोष कौन सा है इसे, है ना। जब दोष क्लियर हो जाता है तो आपको ये चीजें पता हो जाती हैं कि हमें यू की वैल्यू क्या रखनी है, हमें लेंस कौन सा लगाना है। उस हिसाब से जब आंसर आप करते हैं तो प्लस और माइनस को देख करके ये पता चल जाता है कि आंसर आपका सही है या गलत। जनरली केस में ज्यादातर फोकस दूरी ही फाइंड करवाता है इन सवालों में। ठीक है। कह रहा है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक देख सकता है। जितनी दूरी देख सकता है वो उसका वी होता है। ठीक है। तो वी की वैल्यू सवाल में दे रखी है 100 मीटर। ठीक है। गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी के लिए। अच्छा, अगर ये वाली बात ये ना भी कहता तो भी हम इस्तेमाल करते। बात समझ में आ गई ना। तो यू ये भैया माइनस रहेगा। यू की वैल्यू बोलो कितनी है, यू की वैल्यू है इनफाइनाइट। ठीक। उसे किस प्रकृत, प्रकृत का मतलब यही होता है कि वो अवतल होगा या उत्तल होगा। ठीक। किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा। तो मुझे फोकस दूरी लिखनी है तो एफ निकालना है अपने को, है ना। फार्मूला लेंस वाला ही लगेगा, बार बार बता चुके आपको। 1/f इक्वलेंट 1/v माइनस का 1/u। ठीक है। दर्पण में ये प्लस होता था, ये बात आपको याद होगी। तो 1 बाई माइनस का 100, माइनस का 100, ये माइनस और ये माइनस, देन ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। उम्मीद करते हैं यहां तक आया होगा। ध्यान से देखो तो ये आंसर क्या आया। आंसर आया 1/f इक्वलेंट माइनस का 1/100, है ना। अगर यहां से f लिखने जाओ तो माइनस का 100 आ जाएगा। चूंकि ये मीटर में था तो ये भी भैया मीटर में ही आएगा। कोई समस्या तो नहीं है। अब ध्यान से देखो तो आंसर आया माइनस। अगर आंसर माइनस आया है तो भैया लेंस कौन सा होगा, लेंस होगा अवतल। लेंस कौन सा होगा, अवतल। कोई समस्या नहीं है। ये देखो आपका अवतल लिखा हुआ है। आगे इसकी क्षमता भी निकालनी, तो क्षमता चलो निकाल देते हैं। क्षमता तुम्हें याद होगी, P बराबर भैया 1/f होता है। P बराबर 1/f होता है। और ध्यान से तो यहाँ पर f की वैल्यू मीटर में ही दे रखी है, तो हम क्या लिखेंगे 1/100, वो भी मीटर में ही है। तो ऊपर भैया बस 2 अंकों के बाद दशमलव ही तो लगाना है। तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा 0.01। ये माइनस का ही आएगा क्योंकि हमने बताया रखा है पीछे वाले सवाल में जब लेंस करवाया था कि अगर f निगेटिव है तो p भी निगेटिव ही रहेगा, और ये पॉजिटिव है देन p पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका यूनिट क्या होगा, डायोप्टर। ये आ गया भाई इसकी क्षमता। उम्मीद करते हैं पहला सवाल सभी को मस्त लगा होगा, कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं है। और बाई चांस अगर हम स्क्रीन को थोड़ा जल्दी
हट जाते हैं, पेज चेंज कर देते हैं, तो आप स्क्रीन को रोक लीजिए, उसमें कौन सी आफत थोड़ी है। ये ऑफलाइन क्लास तो है नहीं जो एक बार हम मिटा दिए तो आपका गड़बड़ हो जाएगा, कोई समस्या नहीं, एक बार देखो चाहे 50 बार देखो, ठीक है। तो देखते हैं अगला सवाल। एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्टता पढ़ सकता है। जितना देख सकता है, जितना पढ़ सकता है, वो भैया सब v होता है। v की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। पहले ही बता रखा है आपको, इन जितने भी न्यूमेरिकल में v भी निगेटिव, ऑलवेज u भी निगेटिव, कोई झंझट ही नहीं है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर, u की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस चाहिए। कैसा का मतलब ये है कि लेंस का नाम बताना होता है, उत्तल या अवतल, तो वो तो दोष देख करके ही पता चल जाता है। अच्छा, ये बात जरूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि कई बार आंसर मान लो प्लस ले आए आप, है ना, तो अगर दोष आपका कंफर्म है तो पहले समझ जाएंगे कि इसमें जो आंसर आने वाला है वो भैया अवतल लेंस के लिए आएगा। अवतल लेंस के लिए चूंकि f माइनस होता है तो इसका मतलब आंसर ही माइनस आएगा, और गलती से मान लो अगर आपका प्लस आ जाता है तो कम से कम एक चांस रहेगा आपके पास वापस से रीचेक करने का, ठीक है। तो u की वैल्यू -25 है, आपको फाइंड करना है f, और इसका नेचर भी दिखा देना है ना। तो फार्मूला अपने पास बेसिक है, 1/v माइनस 1/u। 1/v की वैल्यू है भैया -20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/25। एलसीएम बोलो कितना ले ले, तो एलसीएम मिल जाएगा 100 ले लेते हैं, चलो, है ना। तो -20 का इस पर भाग दे दो तो माइनस का 5 आ जाएगा, और प्लस का भैया 4 आ जाएगा, 1/f आ गया। ध्यान से देखो तो -5 में भैया +4 जोड़ दीजिए, तो 1/f बराबर -1/100 आ जाएगा। f की वैल्यू बोलो कितनी आ जाएगी, f की वैल्यू भैया -100 आ जाएगी। यूनिट इधर से देख लिया करो, जो चल रहा है बस वही यूनिट उठा के चिपका देना है, तो माइनस का 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम बात करें लेंस का नाम, तो ये माइनस आया तो एक बात तो कंफर्म होगी कि लेंस भैया अवतल होगा। लेंस कौन सा, अवतल। और ये बात आप सभी को पहले से भी याद है, अगर दोष निकट दृष्टि दोष है तो लेंस कौन सा लगाते हैं, अवतल। ये बात चश्मे की हो रही है, ये बात याद रखना, ठीक है। हालांकि अब टेक्नोलॉजी आ गई है तो लेंस भी लोग लगाने लगे हैं डायरेक्ट। तो 1/100, तो बोलो P आंसर 1 आ जाएगा, ये रहा P इक्विवेलेंट 1 डायोप्टर, और ये माइनस का। बात क्लियर हो गई, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है, मेरे ख्याल से नहीं, मुझे लगा गड़बड़ हो गया। देखो गड़बड़ नहीं हुआ है, ध्यान से देखो तो सवाल अलग अलग ही हैं बट है सिमिलर। ये पीछे वाले के जैसा है, इस वाले के जैसा है। इस वाले में देखो 100 मीटर कह रहा है, अच्छा उस वाले में 1 मीटर, मुझे लगा 100 सेंटीमीटर है, कोई बात नहीं। इसको देख लो, देखो ये सब सवाल जेन्युइन सवाल हैं, 5, 6, 8, 9 मतलब बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं। और हाई स्कूल में अगर ये आता है तो 4 नंबर में आता है, जबकि इंटर में ऐसे सवाल नहीं आते, बहुत सरल सवाल है ये, ठीक है। कह रहा एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 1 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है ना। तो निकट दृष्टि दोष वाला है, v की वैल्यू 1 मीटर दे रखी है। अच्छा, इस 1 मीटर को आप चाहो तो 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, यानी हमने इसको लिख लिया भैया 100 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा, ये वही है तो माइनस लगा दिया हमने, ये बात भूल न जाए आप। अनंत पर स्थित देखना है इसको, तो u की वैल्यू बोलो क्या है, फोकस दूरी व क्षमता आपको फाइंड करना है f, 1/f 1/u -100 प्लस का इनफाइनाइट, ये टर्म तो जीरो हो जाता है, 1/इनफाइनाइट की वैल्यू जीरो होती है। ये बात नहीं पता तो आपको बता देते, देखो जब भी किसी नंबर को जीरो से भाग किया जाता है तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आती है। तो तुम बताओ, अगर हम इनफाइनाइट को बटे में ले आए तो उधर जीरो चला जाएगा, मतलब 1/इनफाइनाइट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो भाई साहब ये वाला टर्म हो गया जीरो, तो बचा क्या, -1/100। ध्यान से देखो तो f की वैल्यू आ गई माइनस का 100, चूंकि हमने इसे सेंटीमीटर बनाया था तो भैया ये आ गया सेंटीमीटर। लेंस बार बार बताने को ना करें आप, लेंस अवतल है, ठीक है। निकालना है अपने को p बराबर भैया 1/f होता है। आशा करते हैं कि आप इसे भी कर लेंगे, है ना, बहुत बेसिक चीजें हैं, अगर ये भी नहीं कर पाए तो फिर क्या कर पाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला ध्यान से देखो तो अथवा अथवा करके 3 सवाल लिखे, एक ये एक ये एक ये, तीनों एक ही सवाल है, कोई चेंज नहीं, ठीक है। अंतर क्या है, इस वाले को ऐसी लैंग्वेज में 5, 6, 8 में पूछा गया, फिर इस लैंग्वेज को वापस से ऐसे चेंज करके 2012 में पूछ लिया गया, फिर वापस इसको 2014 में पूछ लिया गया। सवाल एक ही, इनमें से कोई भी एक पिक कर लो, ठीक है। चलो हम लास्ट वाला पढ़ लेते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, परंतु 2 मीटर से अधिक दूर की वस्तु को स्पष्ट देख नहीं सकता।
उसे कौन सा लेंस उपयोग करना चाहिए और किस क्षमता का। एक तो इस लैंग्वेज में है। अच्छा, इस वाले में क्या दिक्कत है, इस वाले में दिक्कत ये है कि इसमें लेंस का नाम नहीं बोला गया है, ठीक है। जबकि इन वाले दो केस में ध्यान से देखो तो सॉरी, जबकि इन दोनों में दोनों स्थितियों में दोष का नाम मेंशन है, इस वाले में दोष का नाम मेंशन नहीं है, ठीक है। दोष का मतलब है कि जो बीमारी उसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। निकट दृष्टि दोष के कारण एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है। अच्छा, जितना देख सकता है वो उसका v होता है। v की वैल्यू है -2 मीटर। आप चाहो तो इसे सेंटीमीटर भी देख सकते हो, यानी अगर हम इसे सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं -200 सेंटीमीटर। अच्छा, सही दृष्टि के लिए, सही दृष्टि का मतलब जितना नॉर्मल नेत्र देख सकता है। आप याद करो, नॉर्मल नेत्र तो भैया इनफाइनाइट देख लेता है, तो u की वैल्यू बोलो क्या आ जाएगी, u की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी, ठीक। अपने को फोकस दूरी इसकी बतानी है, तो 1/f इक्वलेंट 1/v माइनस का 1/u, तो माइनस का 200 और प्लस का भैया 1/इनफाइनाइट, तो ये वाला टर्म 0 हो गया, बचेगा तो इतना ही है। तो आंसर आएगा भैया 1/f बराबर माइनस का 1/200 और f की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 200 सेंटीमीटर। आप इसे मीटर में अगर देखना चाहते हैं तो माइनस का 2 मीटर आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। अगर आप इसका p निकालना चाहते हैं तो p बराबर 1/f होता है, तो 2 करके रखोगे तो सीधा आंसर मीटर में ही आ जाएगा, है ना। तो 0.5 और ये माइनस का, ठीक है। कोई आफत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल ये है, अगले सवाल को दो तरीके से पूछा गया है, एक तो टर्म ये, एक टर्म ये है, ठीक है। हालांकि इन दोनों में दोष मेंशन है, और देख लो ध्यान से, 2001, 2004, 2005, 6, 8, 9, फिर 6, 12, 13, यानी रिपीटेड सब सवाल हैं, सब अच्छे सवाल हैं, सब बोर्ड में पूछे गए सवाल हैं। क्या कह रहा है भैया, ये एक दूरदर्शी दोष से पीड़ित व्यक्ति की आंख के लिए निकट बिंदु की दूरी 0.50 मीटर है। इसका मतलब है कि ये इतना देख सकता है ना। तो हमने लिखा v की वैल्यू -0.50 मीटर। आप इसे अगर सेंटीमीटर बनाना चाहे तो 100 से मल्टीपल कर दीजिए, 100 से मल्टीपल करेंगे भैया तो ये दशमलव से 100 वाले 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो सीधा सीधा ये 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर तुम अगले वाले सवाल को पढ़ रहे हो तो इसमें पहले से इस डेटा को 50 सेंटीमीटर ही लिखा गया है ना। तो मीटर को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर बनाना आपके लिए मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात नहीं है। v की वैल्यू -50 कह रहा है, इस व्यक्ति के दृष्टि दोष निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त लेंस की प्रकृति, फोकस दूरी तथा क्षमता। तुम ध्यान से देखो तो इसमें पहले वाले टर्म से u मिसिंग है, जबकि दूसरे वाले सवाल में, मतलब सेम वही सवाल है तो u की वैल्यू भी दे रखी है मीटर में। हालांकि वो डेटा तो ये यहाँ देखो कंफ्यूज कर दिया, ये सेंटीमीटर ये मीटर। याद रखेंगे लाइट के न्यूमेरिकल लगाते वक्त UVF तीनों का यूनिट सेम रखना है, ठीक है। चाहे वो तीनों मीटर बना लो, चाहे किलोमीटर बना लो, चाहे सेंटीमीटर बना लो, ठीक है। अब उस वाले में u मिसिंग है, हमने आपको बताया था कि निकट दृष्टि दोष के लिए जब u मिसिंग हो देन आप u की वैल्यू इनफाइनाइट यूज करेंगे, और दूर दृष्टि दोष के लिए अगर u मिसिंग है देन आप 25 सेंटीमीटर यूज करेंगे, ठीक है। तो u की वैल्यू बोलो कितना यूज करें, हमने इसे सेंटीमीटर बना लिया है तो हमने इसको भी सेंटीमीटर में ही लिख दिया, ठीक है। अब अपने को फाइंड करना है f, 1/f इक्वलेंट 1/v माइनस 1/u, तो -50 और प्लस का भैया 25, ठीक है। ये वैल्यू इसकी दोगुना लिखी हुई है तो आंसर भैया यही बच जाएगा, और ये प्लस है तो प्लस वाला ही आंसर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/50। सॉल्व कर लेना आप, ऐसे कोई आफत नहीं है। f की वैल्यू आ गई 50 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो तो पॉजिटिव आई है, और पॉजिटिव आई है तो महाराज कौन सा लेंस होगा यार, उत्तल लेंस। और याद होगा आपको कि दूरदर्शी दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं चश्मे में, उत्तल लेंस, ठीक है। और क्या निकालना अपने को, क्षमता भी बतानी भैया, तो क्षमता को लिखते हैं p से, p इक्वलेंट 1/f होता है, f की वैल्यू भैया 50 है। अच्छा, ये सेंटीमीटर है तो बताओ ऊपर अपने को क्या लिखना चाहिए, ऊपर लिखना चाहिए 100 और बटे में 50। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर 2 डायोप्टर। अच्छा, ये प्लस था तो ये आंसर भी प्लस ही आएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल ये 2023 का है, एक दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ वर्ड का मतलब ये दूर से है, ठीक है, बड़े से। एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 75 सेंटीमीटर है, v की वैल्यू 75 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी बता दो, यानी अपने को f फाइंड करना है। और कह रहा है सामान्य नेत्र का जो निकट बिंदु है 25 है, कई बार ये दिया होगा और कई बार ये नहीं दिया होगा, तो हम इसे क्या मानते हैं भैया 25 दूरदर्शी दोष के लिए। फार्मूला कंफर्म है और ये बहुत बार लिख चुके हैं कल से, लेंस में भी यही लगाया था कल हमने और आज भी यही लग रहा है।
तो 1/f इक्वलेंट 1/v माइनस 1/u, तो आ जाएगा भैया -75, और ये माइनस और u की वैल्यू भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस और ये 25, ठीक है ना। एलसीएम बोलो कितना मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा 75, इसका इस पर भाग लगाएंगे तो -1 आएगा, प्लस इसका इस पर भाग लगा लो तो भैया 2 आएगा, तो 2, ठीक है, 2 और 1 ऐड हो जाएंगे, सॉरी रुक जाना यार, मिस्टेक हो गई है, ये 2 नहीं आएगा, 25 से 75 आएगा, है ना, 3 में 1 जोड़ दीजिए माइनस का, तो आ जाएगा 2 प्लस का, और ये 75, ये वैल्यू 1/f आ गई, मुझे f चाहिए, तो f बराबर आएगा भैया 75/2, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आप नतीजे तक पहुंचेंगे 37.5 आज करके, है ना, ये रहा आपका आंसर, और ये चूंकि प्लस आएगा तो लेंस कौन सा रहेगा, उत्तल, ठीक है। और ऐसे में अगर आपको फोकस दूरी भी निकालनी हो, सॉरी क्षमता, तो P बराबर 100/75/2 लिख लो, और चाहे 37.5 लिख लो। अच्छा 75 जब 2 लिखेंगे तो 2 चला जाएगा ऊपर, है ना, 25 से आप काट लो इसको सीधा सीधा, 25 से 75, 25 चौके 100, तो आ जाएगा भैया 8/3, 8/3, ठीक है। आप इसे और सॉल्व करेंगे 2.66 करके आ जाएगा। अगला सवाल 2014 और 16 का फेवरेट है, क्या कह रहा है, दूरदर्शी दोष है, अधिक से अधिक 125 सेंटीमीटर देख सकता है, v की वैल्यू 125 सेंटीमीटर, और u अगर दिया है तो बहुत अच्छी बात, और नहीं दिया तो पता है कितना यूज करना है, u बराबर -25 सेंटीमीटर, अपने को वापस से फोकस दूरी ही लिखनी है, तो 1/f इक्वलेंट 1/v माइनस का 1/u, सिंपल कहें तो प्रैक्टिस क्लास है, ठीक है। ये लाइट बार बार बंद हो जाती है, 1/f इक्वलेंट 1/v की वैल्यू बोलो क्या है, माइनस का 125 125, और ये माइनस प्लस 25, है ना, एलसीएम बोलो कितना ले ले 125, कक्षा 5 वाली प्योर मैथ है, देखो मेन काम है बस फार्मूला सेट करना, बाकी कैलकुलेशन करना तो कक्षा 5 का काम है ना। तो बोलो ये क्या आ जाएगा -1 और +5, तो आ जाएगा 5 और 1 जुड़ जाएगा तो 4 आ जाएगा बटे 125, ये वैल्यू 1/f आ जाएगी, मुझे फाइंड करना है f की वैल्यू आ जाएगी भैया 125/4, ठीक है ना। इसे सॉल्व करेंगे आप इस नतीजे तक पहुंच जाएंगे, चाहो तो चेक कर लो, 4 3 12, 4 1 4.25 सेंटीमीटर, है ना। अगर तुम्हें इसकी क्षमता लिखनी हो तो सेंटीमीटर है, जब हमने बताया था, जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में आ जाए तो ऊपर आप लिखेंगे 100/f और वो सेंटीमीटर में, तो हम लिखेंगे इसे 100/31.25, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं 125/4, 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, अगर आप इसे सॉल्व करने जाएं 25 से ही काट ले, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, तो आंसर आ जाएगा भैया 16/5, इसे आप सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, आंसर डायरेक्टर में आएगा, ये बात याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे, 2016, और ये प्रिज्म से रिलेटेड सवाल है, ऐसे सवालों में याद रखेंगे जो वैल्यू दी जाती है, ये वाली नहीं, जैसे ब्रैकेट में लिखा sin 49 डिग्री इक्वलेंट 0.75, इनका भी यूज करना होता है, ठीक है। क्या कह रहा है ये, यदि 1.5 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का कोण 60 डिग्री, अपवर्तनांक को भैया n से लिखते हैं, n की वैल्यू सवाल में दे रखी 1.5, प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है, प्रिज्म का कोण हो चाहे अपवर्तक कोण हो उसको a से लिखते हैं, a की वैल्यू 60 डिग्री, प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण की गणना करो, अल्पतम विचलन कोण को भैया डेल्टा m से मार्क करते हैं, क्लियर हो गया सभी को, ठीक। विचलन कोण का मान ज्ञात करना, अपवर्तनांक दे रखा है और ये अपवर्तक कोण दे रखा है, हम फार्मूला यूज करेंगे वही स्नेल रूल, है ना, तो साइन a प्लस डेल्टा m/2 बटे साइन a/2, उम्मीद करते हैं फार्मूले सभी को याद होंगे, है ना, हमने i और r के फिर वैल्यू पुट कर दी इसमें, ठीक। चलो देखते हैं, अब n की वैल्यू सवाल में है 1.5, नीचे लिखते हैं थोड़ा, 1.5 इक्वलेंट, अब लिखते हैं यहां से साइन a की वैल्यू सवाल में है 60 प्लस डेल्टा m मिसिंग है बटे 2, ठीक, बटे साइन a/2, साइन a/2, a की वैल्यू कितनी है 60, तो a/2 करेंगे तो 60/2 मतलब 30 आ जाएगा, तो हम सीधा सीधा यहाँ पे लिख देते हैं साइन 30, कोई समस्या तो नहीं, ठीक। ये वैल्यू है 1.5 इक्वलेंट
साइन 60 प्लस डेल्टा m बाई 2, और साइन 30 की वैल्यू आप सभी जानते हैं 1/2 होती है, 1/2। तो ये वाला हाफ इस वाले टर्म से गुणा कर जाएगा, है ना। तो ध्यान से देखो तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 0.75 बन जाएगी। चलो यहाँ करके दिखा देते हैं। अगर हम 1.5 में हाफ से गुणा कर दें तो सिंपल मतलब ये हुआ कि 1.5 पर हमने 2 से भाग करना है, तो दशमलव से यहाँ क्या बढ़ जाएगा, 0। बाकी काट लीजिए आप, 5 चौके 20 होता है, 5 3 15 होता है। अगर हम 4 का भाग 3 पर करने जाए तो जाएगा नहीं, तो 0.4 सत्ते 28, क्योंकि अब ये 30 बन चुका है ना, और 4 पंचे 20, मतलब अगर इसको हम सॉल्व करें तो 0.75 आ जाएगा। मतलब हाफ और 1.5 का जो कैलकुलेशन है वो 0.75 है। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं। अब ये हाफ कैंसिल हो गया यहाँ से, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 60 प्लस डेल्टा m बाई 2। उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी। इधर रफ कर देते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखो, अब सवाल में जो दी गई वैल्यू उसका थोड़ा सा इस्तेमाल करो। 0.75 आया है। अब ध्यान से देखो तो इसकी जगह पर हम कितना पुट कर सकते हैं, साइन 49, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम साइन 49 इक्वलेंट, बाकी इधर से लिख लेते हैं साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2। इसमें a नहीं लिखना अपने को, क्योंकि a की वैल्यू 60 दे रखी है। ठीक है, यहां तक आया सभी को, 60 प्लस डेल्टा m बाई 2। तुम ध्यान से देखो तो साइन से साइन तो निपट जाएगा, है ना। चेंज कर लेते हैं, चलो, साइन से साइन कैंसिल। अच्छा, 2 की गुणा 49 में कर देते हैं तो 98 हो जाएगा, बराबर 60 प्लस डेल्टा m, है ना। मुझे डेल्टा m चाहिए, तो हो जाएगा 98 माइनस 60, तो 98 से 60, तो 8 से 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 से 6 जाएगा, 3 हो जाएगा, 38 डिग्री आ जाएगा। क्या आंसर आ रहा है, ये रहा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं समझ भी आया होगा। अगर आपको ये थोड़ा सा भी टफ लगा है तो थोड़ा सा वीडियो पॉज करिए, आराम से देख करके देन आगे बढ़े, है ना। समझ आना बहुत जरूरी है, बस स्किप करके आगे बढ़ना जरूरी नहीं है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। कह रहा है 60 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री है। ये इले पीले लाल हरे से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये तो फिर कंफ्यूज करने के लिए। 60 डिग्री कोण वाले प्रिज्म, तो a की वैल्यू है 60 डिग्री, प्रिज्म कोण को a से लिखते हैं, ठीक। प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री, न्यूनतम विचलन कोण को भैया डेल्टा m से लिखते हैं। कई लोग इसको सिग्मा m भी बोलते हैं, तो आपने जो पढ़ रखा उससे लिख लेना, कोई आफत नहीं है। 30 डिग्री है। इस स्थिति में आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण, आपतन कोण को आपने पढ़ा था I से लिखते हैं, और अपवर्तन कोण को हम R से लिखते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, I और R की वैल्यू के लिए फार्मूले लिख लेते हैं पहले। चलो तो याद करो, I के लिए फार्मूला लिखते हैं a प्लस डेल्टा m बाई 2, और R के लिए फार्मूला लिखते हैं भैया a बाई 2, है ना। अब इन्हीं का आगे इस्तेमाल कर देते हैं। चलो तो I बराबर लिखते हैं, a की वैल्यू बोलो कितनी है, a की वैल्यू है 60 प्लस 30 बटे में कितना 2। अगर हम इसे सॉल्व कर लें तो 90/2, और इसे भी सॉल्व कर दे तो 45 डिग्री। उम्मीद करते हैं सभी को आया होगा। ठीक है, आर निकाल देते हैं। चलो आर की वैल्यू होती है भैया a/2, a की वैल्यू है 60 और ये 2, तो इसे सॉल्व करने जाओगे आंसर कितना 30 डिग्री। आप आंसर मैच कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है, ये तो इसमें लगा लगाया रखा है, हालांकि फिर भी देख लो, 2016 में पूछा भी गया है। 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म, प्रिज्म की बात करें तो याद रखना ए लिखना है, ए की वैल्यू 60 डिग्री। प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 29 डिग्री है। न्यूनतम विचलन कोण भैया डेल्टा एम से लिखते हैं, और ये वैल्यू 29 है। आपतन कोण ज्ञात करो, आपतन कोण को भैया हम आई से लिखते हैं। आई का फॉर्मूला अभी अभी लिख चुके हैं, अब तक आपको रट चुका होगा भैया, ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 होता है। ए की वैल्यू 60 है, डेल्टा एम 29 है, ये बटे 2 है, ये 60 20 80 8 89, है ना, 89/2 है। आप इसे अगर सॉल्व करेंगे, अच्छा सॉरी 63 है, ये कोई दिक्कत नहीं, ये 63 है, सॉरी, ठीक। ये आ जाएगा 9 3 12,
और 6 2 8 1 9, 92/2। आई निकालने जाएंगे 46 डिग्री। ठीक है, बहुत बेसिक कैलकुलेशन था, कोई आफत नहीं थी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है, ऐसा आप सवाल पीछे कर चुके हैं, एक 1.5 अपूर्णांक के प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है, तो प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण कितना होगा। चलो डेटा लिखते हैं। एन की वैल्यू सवाल में है 1.5, प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 डिग्री है। प्रिज्म कोण को भैया हम ए से लिखते हैं और इसकी वैल्यू सवाल में गिवन है 60 डिग्री। प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण फाइंड कर दीजिए, डेल्टा एम, और एक वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हो और वो ये है। ऐसे समझ लो केबीसी में जैसे नहीं लाइफ लाइन मिलती है, बस वही वाला हाल समझ लो कि अगर तुम्हें कहीं पर 0.75 मिल जाए तो उसकी जगह पर ये वैल्यू चिपका सकते हो, बस इतनी कहानी है। ठीक है, डेल्टा एम अपने को निकालना है, तो फार्मूला चलो लिख देते हैं पहले। फार्मूला होता है भैया एन इक्वलेंट साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 और बटे में साइन ए बाई 2। ठीक है ना यहां तक। चलिए एन की वैल्यू बोलो कितनी है, एन की वैल्यू 1.5 है। इक्वलेंट यहां से उतारते हैं साइन ए प्लस डेल्टा एम, ए की वैल्यू 60 है, 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2, ये वापस रिपीटेड सवाल है, और साइन ए बाई 2। अच्छा ए की वैल्यू 60 है तो हम इस बार सीधा सीधा साइन 30 लिख लेते हैं, कोई आफत तो नहीं। ठीक, साइन 30 लिखा हमने। ठीक, साइन 30 की वैल्यू हम सभी जानते हैं हाफ होती है, तो चलो एक बार वापस वैल्यू लिख लेते हैं, साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2 बटे हाफ। ठीक है ना, हाफ वापस यहां पर गुणा करा लीजिए, तो बोलो कितना आ जाएगा 0.75, जैसा कि पीछे आया था 0.75 साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। उम्मीद करते हैं यहां तक भी आया ही होगा। ठीक है, क्या करें अब, 0.75 की यहां पर एक वैल्यू दे रखी है, इसे यूज कर लो। साइन 48.6 डिग्री इक्वलेंट, ये वाला डेटा लिख दो, साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। क्या साइन से साइन कैंसिल, 2 का इधर करा लो गुणा, तो 2 छंग 12 के होते हैं 2, 2 अठी 16, 1 17 होता है, और 2 चौके 8, 1 9 होता है। एक अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो 97.2 डिग्री हो जाएगा ये, बराबर 60 प्लस डेल्टा एम, मुझे चाहिए डेल्टा एम, तो हो जाएगा भैया 97.2 डिग्री माइनस 60 डिग्री, इक्विवेलेंट बोलो कितना आ जाएगा 37.2 डिग्री। कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं 15 नंबर सवाल की। कह रहा है दो अपूर्णांक तथा 10 डिग्री वाले, दो अपूर्णांक बोले तो n की वैल्यू 2 है। अच्छा इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये भी याद रखना। 10 डिग्री वाले एक पतले प्रिज्म से कितना न्यूनतम विचलन कोण होगा। a की वैल्यू दे रखी है भैया 10 डिग्री, ये पतला प्रिज्म कोण है, और न्यूनतम विचलन बोले तो डेल्टा एम। याद रखेंगे पतले प्रिज्म के लिए फार्मूला ये लगाते हैं n-1 a। ठीक है ना, बस वैल्यू पुट कर दो तो डायरेक्ट है सवाल। n की वैल्यू बोलो कितनी है, n की वैल्यू है 2, तो 2 माइनस 1 और इंटू a की वैल्यू है 10। बोर्ड मास तो सबने पढ़ा ही होगा, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो, तो 1 और इंटू में बचेगा 10, तो गुणा कर लो भैया 10 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना ये, ठीक 2023 का इसलिए जरूर लिखा है इसको। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले सवाल की। कह रहा है एक प्रिज्म कोण 60 डिग्री वाले प्रिज्म में a की वैल्यू 60 डिग्री, प्रकाश किरण डालने पर न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री आता है। न्यूनतम विचलन कोण बोले तो डेल्टा एम, डेल्टा एम की वैल्यू 30 डिग्री। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक बता दो। अपवर्तनांक को भैया n से लिखते हैं, तो फार्मूला लगा लेते हैं साइन a प्लस डेल्टा एम बाई 2 एंड साइन a बाई 2। ठीक है ना, चलो साइन a प्लस डेल्टा एम, a की वैल्यू है 60, डेल्टा एम की वैल्यू है 30 बटे में 2 बटे साइन a बाई 2, a की वैल्यू 60 बटे 2। यहां तक कहानी समझ में आई होगी। अच्छा ये 60 प्लस 30 90,
90 का आधा करेंगे तो 45, तो आ जाएगा भैया साइन 45 डिग्री। 60/2 का मतलब 30, तो ये आ जाएगा भैया साइन 30 डिग्री। और उम्मीद करते हैं हाई स्कूल में मैथ सभी के पास होती है, तो टेबल तो ट्रिग्नोमेट्री की याद की ही होगी। चलो आज यूज कर लेते हैं। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो n बराबर साइन 45 की वैल्यू होगी भैया 1/√2। अच्छा, हमें बटे में लिखना चाहिए 1/2। अरे 1/√2 तो साइन 45 की वैल्यू है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 इसके बटे में लिखना चाहिए। अच्छा, बटे में किसी वैल्यू को लिखने की बजाय गुणे में भी लिखा जा सकता है, बट पलट करके। तो हाफ को जब पलट करके लिखेंगे तो 2/1 हो जाएगा, कोई आफत तो नहीं है। ठीक है, क्या करें, अब यहाँ से √2 मुझे गायब करना है, तो ऐसे सवाल में क्या करो, पहले बताओ ये लिखा क्या है। अरे 1 से 1 कोई लेना ही देना नहीं, तो 2√2 लिखा है समझो। ऐसे में क्या करो, आप ऊपर नीचे रूट वाले वैल्यू से गुणा करा लो। अगर ये √2 है तो √2 से गुणा करा लो, √3 होता है तो √3 से गुणा करा लेते हैं। अब तुम्हें याद होगा रूट वाली जब वैल्यू गुणा करती है तो वो रूट कैंसिल आउट हो जाता है और नंबर आ जाता है। जैसे बेसिक बता देते हैं, √x इंटू √x, इसका जब गुणा करते हैं तो भैया रूट ही गायब हो जाता है और नंबर वो आ जाता है। तो बताओ √2 गुणा करेगा तो 2 आ जाएगा। अब जब 2 आ जाएगा तो ये वाला 2 मर जाएगा, तो n की वैल्यू बोलो क्या आ गई। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर शो नहीं हो रहा क्योंकि इसका आंसर अगले पेज पर दे रखा था, तो हमने क्वेश्चन लिखा, आंसर हालांकि यही आ रहा है। हालांकि और अगर कुछ लिखना चाहो तो आप इसे 1.414 देख सकते हो। ठीक है ना। ये आज की क्लास का लास्ट न्यूमेरिकल, और ये 2023 और 2022 में पूछा गया है। क्या कह रहा है, 60 डिग्री अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √2 है। तो हम पहले लिखते हैं वैल्यू। ए बराबर सवाल दे रखा है 60 डिग्री और अपवर्तनांक √2 है, n की वैल्यू √2 है। अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में आपको क्या ज्ञात करना है, तो वो 4 बातें इधर लिख रखी है, तो हम एक एक करके निपटा देते हैं। तो देखो, अल्पतम विचलन कोण को भैया हम लिखते हैं, चलो यहाँ पे लिख देते हैं क्या क्या निकालना है। अल्पतम विचलन कोण को लिखते हैं डेल्टा एम से, ठीक है। आपतन कोण को लिखते हैं आई से, अपवर्तन कोण को लिखते हैं आर से, और बचा जो निर्गत कोण, याद रखेंगे निर्गत कोण हमेशा आपतन कोण के ही बराबर होता है, तो वापस समझो आई ही निकालना है। तो जो आई यहां निकलेगा वही आई यहां पर बताना होता है, यानी जो आपतन कोण होगा वही निर्गत कोण होगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। यानी आई और ये वाला आई आंसर सेम आएंगे। ठीक, तो हम एक एक करके निपटाते हैं। पहला डेल्टा एम निकालते हैं। अच्छा, डेल्टा एम निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे प्रिज्म के पदार्थ पे अपवर्तनांक वाला। अपवर्तनांक वाला सूत्र होता है एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 और बटे में साइन a/2। उम्मीद करते हैं यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। अब n की वैल्यू सवाल में √2 दे रखी है, चलो इसे लिख लेते हैं। √2 बराबर साइन a की वैल्यू भी सवाल में दे रखी है 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2 और बटे में साइन a/2। a की वैल्यू 60 रखेंगे तो हम सीधा सीधा लिख लेते हैं साइन 30। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, अब चलो वैल्यू रख लेते हैं एक बार। चलो और एक स्टेप यूज करते हैं, √2 इक्वलेंट साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, है ना। अच्छा, ये 1/2 यहाँ बटे में लिखा है तो इसको ना √2 के साथ गुणे में लिखा है। ठीक, तो हम इसे ये लिख सकते हैं, यहाँ इसको ले आओ तो √2 इंटू हाफ, है ना, बराबर बाकी का टर्म ये वाला उतार लो, साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। यहां तक आया सभी को। ठीक, वास्तव में √2/2 लिखा है, तो ऐसे करो, इसको थोड़ा सा अलग बता देते हैं। तो ये लिखा है ना, इसको तो अभी हमने पीछे सॉल्व किया है, √2/2 लिखा है। ऐसे में क्या करो आप, √2 से मल्टीपल करा लो, है ना। तो √2 से ये वाला भैया 2 मर जाएगा, तो वास्तव में ये 1/√2 लिखा है। ये क्या लिखा है, 1/√2, यानी इस चीज को हम 1/√2 लिख सकते हैं, बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2, है ना। हमें ये वाली वैल्यू इसके बराबर नजर आ रही है, इसका मतलब साइन के रूप में वैल्यू है। अब याद करो तुम, ये किसकी वैल्यू है, तो भैया 1/√2 अभी भी हमने बताया था साइन 45 की वैल्यू है, तो साइन ये 45 लिख दिया इसकी जगह पर, और ये हो गया अपना साइन प्लस डेल्टा एम बाई 2। यहाँ उम्मीद करते हैं सभी को यहाँ तक आया होगा।
ध्यान से देखो भैया, तो साइन से साइन मर जाएगा यार, ये वाला हम इरेज कर ले, है ना। अब ध्यान से देखो, ये वाला 2 इधर मल्टीपल करेगा, 45 गुणे 2 90 हो जाएगा, तो हमने इसे लिखा 90 इक्वलेंट 60 प्लस डेल्टा एम। मुझे चाहिए डेल्टा एम, डेल्टा एम 90 माइनस 60, आंसर बोलो 30 डिग्री। क्या आ रहा है ये चेक कर लेते हैं। अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री, ये रहा आपका आंसर। समझ में आया सभी को? ठीक, सवाल थोड़ा अच्छा है, ध्यान से देखना, 4 नंबर में मिलेंगे इसके। अगला है आपतन कोण निकाल दो। आपतन कोण कैसे निकालें, तो इसके लिए चलो कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। आई बराबर फार्मूला होता है ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, हम इसी लाइन में लिख देते हैं। अच्छा, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू सवाल में है 60, डेल्टा एम की वैल्यू है 30, तो 60 प्लस 30 90 बटे 2, तो हम सीधा लिख देते हैं चलो 90 बटे 2, तो आंसर बोलो कितना आ गया 45। उम्मीद करते ये वाला भी आंसर आप देख पा रहे होंगे, ये रहा 45, है ना। अब क्या चाहिए, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण के लिए भैया सूत्र होता है आर इक्वलेंट ए बाई 2, ये देखो ना लिखा है स्नेल रूल में, साइन ये आर लिखा है, आर की वैल्यू ए बाई 2 है, ए की वैल्यू सवाल में है भैया 60 बटे में 2, तो ये बताओ कितना आ जाएगा 30 डिग्री। उम्मीद करते हैं ये भी आया होगा, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, अगला क्या है, निर्गत कोण। निर्गत कोण थ्योरिकल है, तो आप जब लिखेंगे कि निर्गत कोण प्रिज्म के आपतन कोण के ही बराबर होता है, यानी प्रिज्म पर जिस एंगल पर प्रकाश किरण आती है और प्रिज्म से बाहर निकलते वक्त उसी एंगल पर बाहर निकलती है, तो बताओ जितना आपतन कोण होगा उतना ही निर्गत कोण होगा। तो आपतन कोण की वैल्यू 45 है, तो निर्गत कोण की वैल्यू भी 45 ही होगी। उम्मीद करते हैं ये वाला भी आंसर क्लियर हो गया होगा, कोई समस्या नहीं है, ये थ्योरिकल था। ठीक है, ओके। तो आज की क्लास में जो न्यूमेरिकल कंप्लीट किए गए हैं वो 14 या 15 न्यूमेरिकल हमने कंप्लीट किए हैं, और प्रिज्म और मानोनेट से जो रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं बस ऐसे ही टाइप के आते हैं, तो इनको देख लीजिएगा। एक बार में कम वीडियो समझ में आता है, एक बार और वापस दोहरा लीजिए। देखो, एक बार करने के बाद जब वापस आप वीडियो देखेंगे तो थोड़ा आप स्पीड में देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं अब, न्यूमेरिकल आएगा इलेक्ट्रिक का हीटिंग इफेक्ट, है ना, यानी जो करंट है उसका हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे, यानी 2 क्लासें और पूरी तरह से जो हाई स्कूल की फिजिक्स है वो खत्म। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। गेम ओवर।